इस क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल आया है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बिहार आने के लिए किसने प्रेरित किया था। जो हमारे स्क्रीन पर जो ऑप्शंस हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, राजकुमार शुक्ल हो, या मौलाना मजहरुल हक है, या अनुग्रह नारायण सिंह है। इनमें से जो है ये बिहार के सभी जो है लीडर्स माने जाते हैं जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्होंने लीड किया था। इसमें जो राजकुमार शुक्ल हैं, इन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए जो है प्रेरित किया था। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उसी में यह इन्होंने जो है पहुंच करके गांधी जी को कहा था कि आप आइए, चंपारण के किसानों से ज़बरदस्ती अंग्रेजों के द्वारा 3 कट्ठा प्रथा के तहत जो है 3 कट्ठा में 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती कराई जा रही है। उस खेती के विरुद्ध जो है जिससे भूमि बंजर हो जा रही है और जो किसान है वो सही से अपने भूमि पर उपज नहीं कर पा रहे हैं और लगान का एक दोहरा मार तो अलग ही रह रहा था। इसीलिए जो है गांधी जी पहली बार चंपारण आए 1917 में, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ये जो राजकुमार शुक्ल के जो है ये बुलाने पर गांधी जी चंपारण आए थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल दूसरा है कि बिहार में बिहार विद्यापीठ की जो स्थापना है वह किस आंदोलन के प्रभाव से किया गया था। जी, बिहार विद्यापीठ की जो स्थापना की गई थी बिहार में, यह किस आंदोलन के प्रभाव में किया गया था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपको पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, और स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के पश्चात 1906 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे अब हम लोग बात करेंगे कि इनमें से किस आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी आए बिहार, तो बिहार में बिहार विद्यापीठ की स्थापना किए थे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि दूसरा नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है ये असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी बिहार आए और उन्होंने जो है क्या किया कि बिहार में बिहार विद्यापीठ की स्थापना किए थे। बिहार विद्यापीठ की स्थापना किए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, तीसरा नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर। सवाल ये कह रहा है, तीसरा नंबर सवाल, कि इनमें से कौन संपूर्ण क्रांति आंदोलन से संबंधित है। इनमें से कौन जो है वह संपूर्ण क्रांति आंदोलन से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, अनुग्रह नारायण सिंह हैं, और फिर जो है जयप्रकाश नारायण हैं, और श्री कृष्ण सिंह हैं। श्री कृष्ण सिंह जो है वह बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें से किन्होंने जो है संपूर्ण क्रांति कब हुआ है। आपको याद होगा कि संपूर्ण क्रांति जो है ये स्वतंत्रता से पहले के आंदोलन नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता के पश्चात का आंदोलन है। संपूर्ण क्रांति स्वतंत्रता के पश्चात जो है ये 1974 में यह आंदोलन मुख्य रूप से चला था, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हैं। तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने जो है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। कब? 1974 में। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से तीसरा के बाद चौथा नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में होम रूल आंदोलन को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण योगदान किनका था। तो होम रूल लीग आंदोलन जो है बिहार में पूरे भारत में 1916 में शुरू हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना जो है ये 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था 1916 में, और इसमें मुख्य रूप से जो इसको लीड कर रही थी वो श्रीमती एनी बेसेंट जी थी, और ये इसका पहला जो स्थापना किए थे मद्रास के जो है अडियार में किया गया था। बिहार में अगर हम बात करें कि होम रूल लीग आंदोलन को लीड करने का, तो ये मौलाना मजहरुल हक जो है बिहार में होम रूल लीग आंदोलन को लीड कर रहे थे। चौथा नंबर सवाल का सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर। चौथा के बाद जो है पांचवा नंबर प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। जी, आपको बता दें कि 1857 के विद्रोह का जो सवाल है यह बीपीएससी का ऐसे भी बहुत फेवरेट सवाल है। जब भी बिहार स्पेशल सवाल पूछा जाता है, और बिहार स्पेशल सवाल में जब इस तरह के सवाल पूछे जाए जो स्वतंत्रता आंदोलन से हो, तो उसमें यह सवाल मैंडेटरी रूप से पूछा जाता है कि बिहार जो है में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन हैं। तो आपको बता दें कि बिहार में 1857 के विद्रोह के आप सभी जानते हैं कि प्रमुख नेता जो है वीर कुंवर सिंह हैं। इन्होंने जो है जगदीशपुर, आरा के पास जो है, आरा जिला के पास आरा जगदीशपुर में जो है इनका ये जगदीशपुर के
जगदीशपुर के राजा थे। इन्होंने जो है ये बिहार से मुख्य रूप से बिहार में जो है 1857 में क्रांति का नेतृत्व किए थे। सवाल अगला है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? जी, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1920 ईस्वी में किया गया था। अगले यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगर आप हमसे पहले प्रश्नों का उत्तर कर पा रहे हैं तो आप भी कमेंट करके बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला हर अपडेट, हर जानकारी आपको सबसे पहले पहुँचे। जी, सवाल 7वां कह रहा है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसानों की समस्याओं की जांच के लिए किस समिति में भाग लिया? जी, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान, जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, इस चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने किसानों की समस्याओं की जांच के लिए किस समिति में भाग लिया? हंटर समिति तो जो है यह मुख्य रूप से एक हंटर कमीशन आया था शिक्षा के लिए, और दूसरा आया था 1919 का जो रॉलेट एक्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसकी जांच के लिए। तो यहाँ पे हंटर समिति तो होगा नहीं, साइमन कमीशन जो है बाद में आया है, बटलर समिति भी नहीं होगा, चंपारण कृषि समिति होगा। 7वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत आंदोलन से प्रमुख रूप से जुड़े थे, यानी कौन से नेता जो है ये भूमिगत आंदोलन से मुख्य रूप से जुड़े थे? कब? भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसमें इस आंदोलन के दौरान भूमिगत आंदोलन से प्रमुख रूप से जुड़े हुए नेता कौन है? तो यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा कि बिहार के जो भूमिगत आंदोलन से जुड़े हुए नेता है वह है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण है। ये उस वक्त जो है हजारीबाग जेल में बंद थे और जेल की दीवार जो है फांद करके ये वहाँ से फरार हुए थे और यहाँ जो है मुख्य रूप से ये अपना भूमिका निभाए थे भूमिगत आंदोलन में। 8वां नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9वां है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है वो गलत है? जी, यहाँ पर कौन सा युग्म जो है गलत है? आप देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो देश रत्न के नाम से जानते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जानते हैं, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। ये सभी बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनको देश रत्न कहा जाता है, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। बिहार विभूति जो है जयप्रकाश नारायण जी को नहीं कहा जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को आप सभी जानते होइएगा लोक नायक के नाम से जाना जाता है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। और बिहार विभूति जो है यह अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है कि कौन सा कथन का युग्म गलत है, इसलिए हमारा सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। सवाल अगले की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10वां है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार के किस स्थान पर हुआ था? जी, सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन जो कि कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का जो अधिवेशन है यह 27वां अधिवेशन था वैसे मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और यहाँ हुआ था पटना के बांकीपुर में। कहाँ हुआ था? पटना के बांकीपुर में हुआ था। और आपको बता दें कि इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो आर.एन. मुधोलकर, कौन किए थे? आर.एन. मुधोलकर के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई, इसकी अध्यक्षता की गई थी। आर.एन. मुधोलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके 10 वर्ष के पश्चात 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बिहार के गया जिला में होता है। याद रखिएगा, कहाँ होता है? बिहार के गया जिला में। और उसकी अध्यक्षता करते हैं सी.आर. दास यानी चितरंजन दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अभी हम पिछले प्रश्नों में चर्चा कर रहे थे, आप उत्तर दीजिए कमेंट करके कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो 1922 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में अधिवेशन हुआ था वो गया जिला में हुआ था और सी.आर. दास यानी चितरंजन दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। जी, किनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी? तो चितरंजन दास जी के द्वारा। अगला सवाल है वह है कि बिहार में कौन सा स्थान केसरिया स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? यानी बिहार के इनमें से किस जिला में केसरिया स्तूप जो है मौजूद है? वैशाली जिला है, पूर्वी चंपारण है, नालंदा है या फिर गया जिला है? तो आपको पता होगा कि केसरिया स्तूप जो है वो बिहार के
पूर्वी चंपारण में स्थित है। ऑप्शन इसका 12वां नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन जो सही उत्तर जाना जाएगा वो ऑप्शन बी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 के बाद 13वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। जी, अभी जो आधुनिक पटना है वो शुरू में इसका नाम पाटलिपुत्र था। क्या नाम था? पाटलिपुत्र। आधुनिक नाम अभी इसका क्या है? पटना है। बीच में इसका नाम अजीमाबाद भी था, याद रखिएगा। कभी कभी जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए ये तीनों ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा पटना का पुराना नाम है, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अजीमाबाद भी इसका नाम था। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है यह मगध साम्राज्य में, किसमें? याद रखिए, मगध साम्राज्य में, जो 16 महाजनपदों में से एक था मगध साम्राज्य, उसमें सबसे पहला वंश जो शासन किया है वह हर्यक वंश का शासन था। हर्यक वंश के राजा उद्यन जो है हर्यक वंश के राजा हुए हैं। 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा। उद्यन ने जो है राजधानी को कहाँ से पटना ले आए थे? तो राजधानी को जो है राजगिरी, जो उस वक्त अभी आधुनिक राजगीर नाम है, राजगिरी से स्थानांतरित करके पटना लाए और पाटलिपुत्र जगह का नाम रखा। जगह का नाम क्या रखा? पाटलिपुत्र। और ये पाटलिपुत्र की स्थापना किए और यहीं मगध साम्राज्य की राजधानी बनाई। किसकी? मगध साम्राज्य की राजधानी बनाई। समझिए, राजधानी तब से जो है पटना है, बिहार की राजधानी आज भी पटना है। हालांकि बाद में मगध साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र के बाद पुनः वैशाली स्थापित हुई। वैशाली के बाद फिर पुनः पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। लेकिन हम ये बता दें आपको कि ये राजा उद्यन जो कि हर्यक वंश के शासक है, मगध साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाला यह पहला वंश था, हर्यक वंश। उसके बाद फिर शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर उसके आगे जाकर के जो है मौर्य वंश आते हैं, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य हैं, सम्राट अशोक हैं। तो याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 है कि बिहार में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जी, ये प्रमुख नदियाँ हैं बिहार की: सोन नदी, गंगा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी। सोन नदी पर जो है डेहरी ऑन सोन बना है। कोसी नदी को आपको पता ही है कि बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को, ये याद ही होगा, जो कि सीमांचल एरिया में बाढ़ लाने के लिए यह मुख्य रूप से जानी जाती है। गंडक नदी है, गंडक की एक धारा जो है ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बहती है, उसको हम लोग बूढ़ी गंडक के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम बात करें कि गंगा, तो गंगा में जो दो नदी है, एक जो है दक्षिण की ओर से आके गंगा में मिलती है सोन नदी, और एक नदी जो है उत्तर की ओर से मिलती है गंगा में। कौन सी नदी है? वह है गंडक नदी। और ये दोनों का संगम स्थल लगभग पटना के आसपास में है। तो ये हम कह सकते हैं कि सबसे जो बड़ी नदी है 14वां नंबर प्रश्न के लिए वह हो जाएगा गंगा नदी, क्योंकि ये सोन, गंडक, कोसी तीनों गंगा की सहायक नदियां हैं। और गंगा जो है इनमें पूरे बिहार को समझिए तो दो हिस्सों में, उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार में विभाजित करते हुए उत्तर प्रदेश से जो है गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है बक्सर जिला में, और फिर पूरा प्रवाहित होते हुए जो है ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है गंगा नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जिसको हम लोग शॉर्ट में VTR भी कहते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। 15 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। सवाल अगला है कि बिहार में बराबर की गुफाएं किस जिले में स्थित है? सम्राट अशोक ने जो है आजीवकों के लिए चूंकि सम्राट अशोक जो थे, आपको पता होगा कि सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म नहीं अपनाए थे तो बौद्ध धर्म से पहले वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। आजीवक संप्रदाय को मानते थे। इन्हीं के लिए जो है इनके बराबर की गुफाओं का निर्माण कराया गया था, जो वर्तमान बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित था। वर्तमान बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित था बिहार ये बराबर की गुफाएं। सवाल अगला है कि बिहार में स्थित सासाराम का मकबरा किसका है? यानी बिहार में जो स्थित सासाराम का मकबरा है यह इनमें से किन का मकबरा है? बाबर, अकबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी। आपको पता होगा कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में निजामुद्दीन के पास है। जो है शेर शाह सूरी का मकबरा जो है, ये चूँकि शेर शाह सूरी जो है यह बिहार से के प्रमुख सूबेदार थे,
हुमायूं को हरा करके दिल्ली में अपना जो है इन्होंने शासन स्थापित किया था सूरी वंश के नाम से। और उसके बाद जो है आगे आपको हम बता दें कि इन्होंने ही जीटी रोड का निर्माण कराया था, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाने जाते हैं, भारत की सबसे चौड़ी सड़कों में जानी जाती है। तो यहाँ बिहार के सासाराम जिला में जो है यह शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। सवाल अगला है कि ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो अभी हम पिछले प्रश्न में आपको इसका उत्तर बताए हैं, आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताइए कि जीटी रोड का निर्माण इनमें से किस शासक के द्वारा कराया गया था। जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है कि मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है। मधुबनी जो चित्रकला है यह इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है। मगध है, मिथिला है, भोजपुर है, सीमांचल है। तो आपको बता दें कि मगध जो है ये दक्षिण बिहार का हिस्सा है, सीमांचल या भोजपुर से भी ये संबंधित नहीं है। जो मधुबनी चित्रकला है, मधुबनी पेंटिंग है, यह मुख्य रूप से मिथिला की चित्रकला है, मिथिला से जो है यह संबंधित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 है कि सोनपुर का मेला किस जिले में लगता है। जी, सोनपुर का मेला जो है यह बिहार के किस जिले में लगता है। तो सोनपुर का मेला जो है ये सोनपुर में लगता है, जिसको हम लोग हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जानते हैं। हाजीपुर के आगे सोनपुर पड़ता है, आप सभी जानते होइएगा। आपको लग रहा होगा कि पटना जिला में है या वैशाली जिला में है, तो वो गलत है, बल्कि सोनपुर जो जगह है वह मुख्य रूप से सारण जिला में है, जिसको हम लोग छपरा के नाम से भी जानते हैं। जी, छपरा जिला या कई सारण जिला जिसका मुख्यालय छपरा में है। सारण जिला जिसका मुख्यालय कहाँ है? छपरा में है। उसी सारण जिला में जो है इसका सारण जिला में क्या है तो सोनपुर मेला लगता है। और सारण जिला में सोनपुर मेला लगने के कारण जो है उस मेला को हम लोग हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा से इस मेला की शुरुआत होती है और 1 महीना जो है लगभग यह मेला रहता है। कब शुरुआत होती है? कार्तिक पूर्णिमा से इसकी शुरुआत होती है। कितने दिनों तक यह मेला लगा रहता है? तो अगले 1 महीने तक। सवाल अगला है कि भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर जो है यह मखाना है, सिल्क उद्योग है, चीनी उद्योग है या फिर कागज उद्योग है। इनमें से किसके लिए भागलपुर प्रसिद्ध है? तो आपको बता दें कि भागलपुर जो है यह मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वह है सिल्क उद्योग के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा जवाब हो जाएगा सही? तो ऑप्शन बी। जी, अगला सवाल है कि बिहार में कांवर झील किस जिले में स्थित है। हम दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कवर कर रहे हैं ताकि आपका तैयारी जो है वो बिल्कुल सही हो और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट, हर जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कांवर झील पश्चिम बिहार जो है यह बिहार के किस राज्य में जिले में है? बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी या फिर पूर्णिया जिले में, इनमें से किस जिले में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह बेगूसराय जिले में है। अगले बेगूसराय जिले में ही आपको बता दें ये यहीं जो है बरौनी एक जगह है जहां तेल शोधक कारखाना स्थित है। ये बेगूसराय जिले में ही कांवर झील पश्चिम बिहार स्थित है। सवाल अगला है कि बिहार में अशोक स्तंभ का प्रमुख अवशेष कहाँ स्थित है। जी, बिहार में अशोक स्तंभ का प्रमुख अवशेष कहाँ स्थित है? तो बिहार में अशोक स्तंभ का जो प्रमुख अवशेष है वह कहाँ स्थित है? तो वह है वैशाली जिला में स्थित। कहाँ स्थित है आपको बता दें तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 23वां नंबर प्रश्न का वह होगा वैशाली जिला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24वां नंबर सवाल है कि हमारे स्क्रीन पर सॉरी विष्णु पद मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है। सवाल क्या कह रहा है कि विष्णु पद मंदिर इनमें से कहाँ स्थित है? गया, पटना, राजगीर या वैशाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि विष्णु पद मंदिर यह गया जिला में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सवाल 25 है कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है। जी, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है यह मुंगेर, गया, जमुई, बांका इनमें से किस जिला में है? तो भीम बांध जो वन्यजीव अभयारण्य है यह मुख्य रूप से मुंगेर जिला में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों हम अगले नए सेट के साथ फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपको पसंद आया होगा है जो कि दिल्ली सल्तनत में दीवाने
विजारत का प्रमुख कौन था? जी, दिल्ली सल्तनत में दीवाने विजारत जो है इसका प्रमुख कौन कहलाता था? यानी दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित यह प्रश्न है। दीवाने विजारत का प्रमुख जो है उनको आरिजे ममालिक कहा जाता है, या वजीर कहा जाता है, या दबीर खास, या काजी उल कज़्ज़ात। जी, ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, उर्दू नाम की वजह से आप लोग कंफ्यूज हो जाते होइएगा और आपका जानता हुआ एक सही प्रश्न गलत हो जाएगा। तो आपको बता दें कि इस पहला नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा कि दिल्ली सल्तनत में दीवाने विजारत जो है यह मुख्य रूप से वित्त विभाग था। कौन सा विभाग था? याद रखिएगा, वित्त विभाग को जो है, जो अभी हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट कहते हैं, वित्त विभाग, जो हमारी अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमन जी जो है वित्त विभाग की मंत्री हैं, तो उस वक्त जो वित्त विभाग था वो दीवाने विजारत कहलाता था। और इसके जो प्रमुख होते थे, जो मंत्री होते थे, उनको वजीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वजीर कहा जाता था। ऑप्शन इसका बी के सही जवाब होगा। इसका काम क्या था? तो यह आय व्यय, चूंकि वित्त विभाग था तो यह आय व्यय यानी जो है आमदनी खर्च का देखरेख हिसाब रखने का काम करता था। कौन? दिल्ली सल्तनत में दीवाने विजारत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है जो कि दिल्ली सल्तनत से ही रिलेटेड है। हम आपको बता दें कि जो एनक्यू स्टडी के जरिए आपको तैयारी कराई जा रही है, ये हम सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसलिए अगर आप हमारा एक भी प्रैक्टिस सेट मिस कीजिएगा तो आपको जो है ये होगा कि आपकी कुछ तैयारी छूट जाएगी। हम सभी पोर्शंस को बराबर कंप्लीट करते हुए आपकी तैयारी को मुकम्मल कराएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको प्लेलिस्ट में मौजूद ये सारा वीडियो मिल रहा है, आप एक एक को सेट वाइज देखते चले जाइए, आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। जी, सवाल है कि दीवाने अर्ज सेना का विभाग था, आरिजे ममालिक इसका प्रमुख अधिकारी था, और दीवाने अर्ज जो है वो न्यायिक मामलों का भी निपटारा करता था। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? कूट के हिसाब से देना है। यहाँ पर जो दीवाने अर्ज है यह सेना का विभाग था, बिल्कुल सही है, यानी रक्षा मंत्रालय था। दीवाने अर्ज को किस नाम से जानते थे? तो चूंकि उस वक्त जो है वहाँ कामकाज की जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी, तो उसमें इसी तरह के वर्ड्स चलते थे। तो दीवाने विजारत, दीवाने जो अर्ज था यह रक्षा विभाग था। कौन सा विभाग था? रक्षा विभाग था। और रक्षा मंत्री को आरिजे ममालिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? याद रखिएगा सॉरी, आरिजे ममालिक। आरिजे ममालिक कौन कहलाता था? तो आरिजे ममालिक जो है ये रक्षा मंत्री कहलाता था, आरिजे ममालिक। और यहाँ पर जो अगर हम लोग बात करें कि न्यायिक मामलों का निपटारा, तो दीवाने अर्ज यानी रक्षा विभाग न्यायिक मामलों का निपटारा नहीं करता था। न्यायिक मामले का निपटारा करने के लिए जो विभाग उन लोगों ने बना रखा था वह था उनका जो ये था वो था काजी उल कज़्ज़ात। कौन था? काजी उल कज़्ज़ात। काजी उल कज़्ज़ात जो है यह न्यायिक मामलों का निपटारा करने वाला था। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और 2 यानी कूट 1 और 2 सही है कि दीवाने अर्ज जिसको रक्षा विभाग कहा जाता था, उसके जो रक्षा मंत्री होते थे उनको आरिजे ममालिक कहा जाता था, और यहाँ पर जो है न्यायिक मामलों का निपटारा जो करता था उसको काजी उल कज़्ज़ात कहा जाता था। ऑप्शन 1 और 2 सही है, इसलिए दूसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा है। तीसरा नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? जी, गलत सुमेलित को खोज करके हम लोग को उत्तर करना है। तो यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित जो नहीं है हम आपको बता दें वह है दीवाने इंशा, शाही पत्राचार, दीवाने विजारत वित्त विभाग। अभी हम पीछे कहें कि दीवाने विजारत जो है वो वित्त विभाग था जिसका जो है प्रमुख वजीर कहलाता था। उसके बाद अभी दीवाने अर्ज जो है वो सैन्य विभाग था जिसका जो प्रमुख था वह क्या कहलाता था? उसको आरिजे ममालिक कहते थे, आरिजे ममालिक कहते थे। उसके बाद जो है आरिजे ममालिक कहलाता था। फिर आगे है कि दीवाने इंशा, तो इसमें से जो है जो शाही पत्राचार का विभाग था तो ये भी सही है। और दीवाने रसालत है जो राजस्व विभाग देखता था, यह गलत है। दीवाने रसालत जो है ये राजस्व विभाग नहीं देखता था। दीवाने रसालत का काम था कि धार्मिक मामला, धार्मिक दान, क्या किस मामला को देखता था यह? तो यह देखता था धार्मिक दान, धार्मिक जो दान आता था उसको, और जो विदेशी मामले हुआ करते थे उस विदेशी मामले को जो है निपटारा ये करते थे। कौन? दीवाने रसालत। यानी गलत सुमेलित जो है सही सुमेलित नहीं है, वो ऑप्शन डी है। इसलिए डी का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिए ये दीवाने इंसा जो है वो शाही पत्राचार का विभाग था, दीवाने विजारत जो है वो वित्त विभाग था, इसके प्रमुख जो है वजीर कहलाते थे।
दीवाने अर्ज जो है यह सैन्य विभाग था, इसके प्रमुख जो है आरिजे ममालिक कहलाते थे। और दीवाने रसालत जो है यह धार्मिक दान और विदेशी मामलों के देखरेख कर निपटारा करने का काम करता था। सवाल अगला है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि चौथा नंबर सवाल है, दिल्ली सल्तनत में बरीदे ममालिक का संबंध किससे था? जी, दिल्ली सल्तनत के या कौन सा विभाग था बरीदे ममालिक? या राजस्व से विभाग था, या गुप्तचर एवं डाक विभाग था, सैन्य विभाग? तो आपको हम पीछे बता दिए हैं कि आरिजे ममालिक था जो है। उसके बाद जो है न्यायिक विभाग के लिए भी आपको बताए थे कि काजी उल कज्जात था जो न्याय को देखता था। तो यहाँ पर चौथा नंबर सवाल के लिए क्या हो जाएगा? तो चौथा नंबर सवाल के लिए गुप्तचर एवं डाक विभाग को देखरेख करने वाला जो है वह बरीदे ममालिक कहलाता था। क्या कहलाता था? बरीदे ममालिक जो है गुप्तचर एवं डाक विभाग की देखरेख करता था। जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5वां है, यहाँ भी पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित है। अब यहाँ पर आपको गलत सुमेलित 3 है, एक जो है वो सही सुमेलित है, उसका आपको जवाब देना है। काजी उल कज्जात सेना का नहीं था, सेना का आरिजे ममालिक था। याद रखिएगा, चूंकि हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये उर्दू नाम वाले हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा। और आपको अगर एक भी प्रश्न पूछ देता है तो गलत होने पर क्या है कि आपके सही में से नंबर कट जाते हैं, तो आपकी परेशानी न बढ़े इसके लिए हम बार बार ये है कोशिश कर रहे हैं। तो सेना का विभाग कौन था? आरिजे ममालिक। काजी उल कज्जात का काम क्या था? काजी उल कज्जात का काम था न्याय विभाग को देखना। किसको देखना था? तो इसका काम था कि हम न्याय विभाग को देखेंगे। उसके बाद जो है सदरुल सुदूर था जो धार्मिक विभाग को देखता था। उसके बाद आरिजे ममालिक जो है यह राजस्व विभाग को देखता था। तो यहाँ पर यह भी गलत है, आरिजे ममालिक हम पीछे ही कहे हैं। आरिजे ममालिक किसको कहा जाता है? या तो उसके बाद जो है दवीरे खास न्याय विभाग को देखता था, ये भी गलत सुमेलित है। सही सुमेलित ऑप्शन बी है कि सदरुल सुदूर जो है ये किसको देखता था? सदरुल सुदूर। आरिजे ममालिक अभी हम ऊपर में आपको बताएं कि यह न्याय विभाग, काजी उल कज्जात न्याय विभाग को देखता था, आरिजे ममालिक जो है यह सेना को देखता था, और सदरुल सुदूर जो है यह धार्मिक मामलों को देखता था। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? जी, दीवाने कोही की स्थापना इनमें से किस सुल्तान के द्वारा दीवाने कोह की स्थापना किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, या फिर सिकंदर लोदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छठा नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन बी के दीवाने कोही की जो ये है MBT ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इसकी स्थापना किए थे। किस लिए इसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना किया गया था कि कृषि विकास की स्थापना के लिए दीवाने कोह की स्थापना जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो प्रश्न आए हैं वो आए हैं किससे रिलेटेड प्रश्न है? तो ये प्रश्न जो है यह गवर्नर जनरल से रिलेटेड प्रश्न है, यानी दिल्ली सल्तनत के बाद ये गवर्नर जनरल से रिलेटेड प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। जी, गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कहाँ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? कलकत्ता में। और वारेन हेस्टिंग्स जो है यह वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। जी, तो अगर हम लोग देखें एक एक कथनों को तो यहाँ तीनों कथन सही है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया जो है। उसके बाद इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और आगे है कि वारेन हेस्टिंग्स जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ तीनों कथन सही है। सवाल 8वां है, इनमें से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त किया जो है, उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि किया, लॉर्ड डलहौजी जो है वो लैप्स का सिद्धांत दिया जो है, हड़प नीति जिसको कहते हैं, और लॉर्ड मिंटो अस्थायी बंदोबस्त। तो ये डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है यहाँ पर 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। किनके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है ये सहायक संधि शुरू किया गया था। उसके बाद जो है लॉर्ड डलहौजी
के शासनकाल में जो है हड़प नीति लाया गया, लैप्स का सिद्धांत जिसको कहते हैं हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं, हड़प का सिद्धांत जो है। इस तरह ये तीनों ऊपर से सही सुमेलित है और गलत सुमेलित जो है वो ऑप्शन डी है, इसलिए डी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि द्वैध शासन डुअल गवर्नमेंट की व्यवस्था बंगाल में किसने लागू किया था। द्वैध शासन की व्यवस्था जो है ये बंगाल में 9वां नंबर प्रश्न है कि इसमें से किसने लागू किया था। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था, आइए थोड़ा सा इसको इस संदर्भ को हम लोग समझते हैं। बक्सर का युद्ध हुआ था कहाँ, बक्सर जिला में, जो कि उस वक्त बंगाल का ही हिस्सा था बिहार। तो बिहार के बक्सर में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है और इलाहाबाद की संधि के बाद जो है अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिल जाती है। तो इस तरह बंगाल में उसे जो है कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो कर वसूलने का जब उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है, राजस्व वसूलने का, तब वो क्या करता है कि बंगाल में 2 तरह की शासन व्यवस्था स्थापित करता है। एक होता है राजस्व मामले का देखभाल, जो राजस्व मामले का देखभाल था वो अंग्रेज अपने पास रखता है, जो है वो गवर्नर के पास आ जाता है। किसके पास आता है, तो राजस्व मामले का देखभाल गवर्नर के पास आता है। और जो नवाब के पास कौन सा कानून जाता था, तो नवाब के पास जो अधिकार गया वह था फौजदारी मामले के देखभाल, यानी अगर कोई मारपीट करता है, कोई झगड़ा झंझट करता है, जो उस तरह के जो देखभाल था उसको नवाब के पास दिया गया। और यही व्यवस्था जो है यह द्वैध शासन व्यवस्था कहलाई थी, जो ऑप्शन ए यानी 9वां का ऑप्शन ए कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है यह व्यवस्था शुरू किया गया था। 9वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर ऑप्शन ए के रूप में जाना जाएगा। सवाल अगला है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस संहिता यानी कॉर्नवालिस कोड मुख्यतः किससे संबंधित था। कॉर्नवालिस कोड किससे संबंधित था, यहाँ पर शिक्षा सुधार है या प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार है, आगे है कि सैन्य सुधार है, पुलिस व्यवस्था का उन्मूलन है। तो आपको बता दें कि 10वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड जो है यह प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार के नाम से जाना जाता था, जो है प्रशासन, न्यायपालिका और राजस्व में जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। अगला सवाल है जो कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांभर झील राजस्थान में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है और इसका नमक उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इस पर विचार करें कि भारत की सबसे बड़ी जो अंतर्देशीय खारे पानी की झील है यह सांभर झील नहीं है। सांभर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उसके सॉरी हाँ, ये सांभर झील जो है चिल्का झील नहीं है, कंफ्यूज हो गए थे। सांभर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बिल्कुल सही है, राजस्थान में स्थित है। इसका नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है, यानी 11वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा कि इसमें से सभी कथन जो है वो बिल्कुल सही कथन है। सवाल 12 है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो यहाँ पर आपको अब इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि मीठे पानी का झील पूछा जा रहा है कि भारत के मीठे पानी का झील कौन है। तो लोकटक झील है, उलर झील है, वेमनाथ झील है और कोल्लूर झील है। तो जो सबसे बड़ी जो मीठे पानी का झील है आपको बताइए कि झेलम नदी से यह बना है और झेलम नदी से निर्माण हुआ है। झील का नाम क्या है, उलर झील है, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी कौन है, उलर झील है, जो कि किस नदी से बना है। तो अगर नदी की नाम आपको हम बता दें तो यह झेलम नदी से बना है। उलर झील किस नदी से बना है, झेलम नदी से बना है। ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर प्रश्न है। दोस्तों हम आपको एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगला हर क्लास हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। सवाल 13 कह रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। डल झील हिमाचल प्रदेश में है, नैनीताल उत्तराखंड, नैनी झील उत्तराखंड में, पुलिकट झील केरल में और उलर झील पंजाब में। तो यहाँ पर 3 कथन गलत सुमेलित है और 1 कथन सही सुमेलित है, जो हमको सही जवाब के रूप में जो है कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ऑप्शन सी का, तो पुलिकट झील जो है यह कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है, तो यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ, तमिलनाडु में स्थित है। आपको पता ही होगा कि उलर झील जो है यह पंजाब में नहीं, यह कश्मीर में स्थित है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डल झील का, तो डल और उलर झील ये दोनों जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नैनी झील जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी